हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो टेक्नोलॉजी। तो हमारा आज का ये लेक्चर है जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो अभी ऑपरेटर जो भी हम लोग देखेंगे तो ये ऑपरेटर्स हमें कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं। देखो, तो जो ऑपरेटर अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग में सीख रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपको कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा। देखो अभी हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर सी प्लस प्लस हो, जावा प्रोग्रामिंग हो, एसक्यूएल हो या जावा स्क्रिप्ट हो, तो ये सारे लैंग्वेज के अंदर हम लोगों को ये ऑपरेटर्स लगने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले आएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये देखो ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर कौन से आते हैं, जिसमें आता है प्लस, जो कि एडिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, माइनस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये एक नया ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड। ठीक है, तो ये तो ऑपरेटर हम लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी सीखे हैं, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। यहाँ पे भी वो सेम ही काम करेंगे, सिर्फ ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। अभी मॉड का यूज होता है रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर मतलब क्या, जैसे कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू अगर 2 है, अगर हमने ऐसे लिखा a इक्वल टू एक्स मॉड बाई 2, तो इसका आंसर हमें आने वाला है 1, बिकॉज 5 को 2a डिवाइड करेगा 4 तक, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 1। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे b इज इक्वल टू एक्स मॉड बाय 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, क्योंकि हमारा x का वैल्यू है 5 और 3 जो है जिसको मॉड कर रहा है 5 को, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो याद रखो, मॉड हमेशा हमें रिमाइंडर वैल्यू देने वाला है। c इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसे लिखा x मॉड बाय 5, तो यहाँ पे 5 को 5 मॉड करेगा तो डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा 0। सो रिमाइंडर इज व्हाट, 0। तो ये ऑपरेटर हमें बहुत टाइम यूज करना है जब भी हमें चेक करना है कि x को ये y डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो हमें मॉड से ही चेक करना पड़ेगा। कंप्लीटली अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 0। तो याद रखो, ये होते हैं हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम लोग और एक वर्ड दे सकते हैं, जैसे कि इसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे क्यों, देखो अभी a इज इक्वल टू एक्स प्लस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो इस स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब यहाँ पे होगा, लुक एट दिस, ये जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, इस वैल्यू को, ये प्लस जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये प्लस के साथ x और y, ये दोनों होते ऑपरेंड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड, और ये प्लस हमारा है ऑपरेटर, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के साथ जब दो ऑपरेंड आते हैं, देखो ऑपरेटर के साथ यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है x, एक ऑपरेंड है y। लिसन केयरफुली, ऑपरेटर के साथ जब हमारे पास दो ऑपरेंड आते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है बाइनरी ऑपरेटर। क्या हम बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेटर। याद रखना, कभी भी किसी ऑपरेटर के साथ अगर दो ऑपरेंड आते हैं, ये x और y कौन है, ऑपरेंड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, याद रखो। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने लिखा है x प्लस वाई, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, x माइनस वाई, वाई भी माइनस भी बाइनरी ऑपरेटर है, x डिवाइडेड बाय y एंड x मॉड बाय y, तो ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स है, x इंटू वाई। तो यहाँ पे हमें आएगा 5 प्लस 2 7, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2 3, यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली आंसर आना चाहिए 2.5, बट फिलहाल आंसर 2 ही आएगा। अगर आपका रिजल्ट फ्लोट में भी होगा तो भी आंसर आपको 2.0 आ सकता है। ऐसे क्यों, उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग करके कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना होता है। उसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि देखो c इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई
यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट, ऐसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट, जो कि इस वाले आंसर को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करके सी में दे देगा। और हमारा सी भी होना चाहिए फ्लोट, याद रखो सी होना चाहिए फ्लोट, तभी हमें आंसर आएगा 2.5। अदरवाइज अगर हमने ऐसे लिखा होगा, सपोज इंटीजर c इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि डिवीजन है फिर भी आंसर आएगा 2, याद रखो, क्योंकि 4 तक ही डिवीजन होगा, पॉइंट वाला वैल्यू ये इग्नोर कर देगा। फॉर दैट रीजन वी हैव टू यूज दिस फ्लोट इन द ब्रैकेट टू अवॉइड लॉस ऑफ डेटा। ये जो डेटा लॉस हो रहा है इसको अवॉइड करने के लिए इसको टाइप कास्टिंग करते हैं। ये हम लोग अलग टॉपिक में सीखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी यहाँ पे है मॉड, जो कि हमें रिमाइंडर देगा। जैसे कि 9 मॉड बाई 3, इसका आंसर आएगा 0। 12 मॉड बाई 4, इसका आंसर आएगा 0। कभी भी इस नंबर को, अगर ये नंबर डिवाइड कर रहा है, ये अगर आपको चेक करना है तो मॉड यूज करना है। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ये अगर चेक करना है तो, अगर मैंने ऐसे लिखा 11 मॉड बाई 4, तो इसका आंसर मुझे आएगा 3, क्योंकि रिमाइंडर वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ पे 3 आने वाला है। रिमेंबर दिस, क्योंकि 4 ये 8 तक ही डिवीजन करेगा, बाकी का 3 आपका रिमाइंडर वैल्यू रहेगा। रिमेंबर दिस। आई होप यहाँ तक ये क्लियर हुआ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, तो हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है मॉड, जिसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ और भी डिटेल में चेक करेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये हुआ हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर। आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेटर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर हमारा होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर आपको एक बार चेक करके देखना है तो हम इसको टाइप भी करके देख सकते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर को यहां पे देखेंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल। ठीक है, सो यहां पे अभी हम लोग ऑपरेटर लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट सी, जिसके अंदर हम लिखेंगे कोड में इंटीजर मेन, इंटीजर x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 एंड इंटीजर a, b, c, d और एक ले लिया e। ओके, तो a इज इक्वल टू x प्लस वाई, b इज इक्वल टू x माइनस वाई, c इज इक्वल टू x इंटू वाई, d इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई एंड e इज इक्वल टू x मॉड बाय y। चलो इन चारों को प्रिंट करके देखो। प्रिंट एफ, वैल्यू ऑफ a इज परसेंट d कॉमा a, सेकेंड आएगा b c d e, वैल्यू ऑफ b इज परसेंट d कॉमा b, वैल्यू ऑफ c इज परसेंट d कॉमा यहाँ पे आएगा c, उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ d इज, यहाँ पे आएगा d एंड द लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ e इज परसेंट d कॉमा e। इसको चेक करके देखते हैं एक बार क्या आउटपुट आएगा। लेट्स चेक द आंसर नाउ। हमारे प्रोग्राम का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, सो हमारा ये कंपाइलर है अरिथमेटिकल ऑपरेटर डॉट सी डॉट ई एक्स ई। ये देखो, ये यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट आ गया। सबसे पहले आ गया 7, जो कि आंसर है आपका यहाँ पे 5 और 2 का। फिर हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन, 5 एंड 2 10 आ गया। फिर हमारे पास डिवीजन आ गया। ओके, 5 को अगर 2 ने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 2। जो मैंने आपको बोला था पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि डी आपका इंटीजर है। एंड द लास्ट वन इज रिमाइंडर वैल्यू, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर वैल्यू जो कि ई है। ये देखो, शायद से डी को हमने यहाँ पे 2 बार प्रिंट किया होगा। ओके, ये सही है। हाँ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो लेट मी जस्ट चेक दिस।
ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ए बी सी डी ई। इसको कंपाइल करके चेक करो एक बार फिर से, एंड रन दिस a.exe। यहाँ पे हमें लिखना है a.exe। ये देखो 1 2 3 4 5, दिस इज योर आंसर हियर। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो ये आपका प्रोग्राम हुआ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग सिर्फ अभी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, आगे एग्जाम्पल में इसको यूज करेंगे तब और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा आप लोगों को ये एग्जाम्पल। ओके, तो ये आपका हुआ पहला एग्जाम्पल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसको आप लोग लिख लेना और बाद में इसको ट्राई करके देख लेना। ओके, इसको पॉज करके यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा अरिथमेटिकल ऑपरेटर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। सेकेंड हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है यहाँ पे अभी रिलेशनल ऑपरेटर। अभी ये क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर? नाम से ही समझ में आता है, दो वेरिएबल के बीच में, वैल्यू को बीच में रिलेशन दिखाना है जो कि कंपैरिजन करता है। जैसे आप देख लो, हमारे परसेंटेज जो होते हैं वो अगर अबव 40 है तो हम रिजल्ट को लिखते हैं पास। तो ये चेक करने के लिए ये ऑपरेटर की ज़रूरत है। ओके, कभी कभी हमें चेक करना है कि अगर एज है आपका लेस देन 18, तो जैसे कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो यहाँ पे आपको कुछ मैसेज देना अगर होगा तो ये आ गया रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे। क्लियर? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू कंपेयर द टू वैल्यूज। एग्जाम्पल कौन से है रिलेशनल ऑपरेटर? सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वन इज, पहला रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे देखते हैं लेस देन, जो कि ये सिंबल से हम लिखते हैं। सेकेंड अगर होगा ग्रेटर देन, ये रहेगा इस सिंबल के साथ। तीसरा आएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऐसे आएगा ये। सो इसको याद रखो। फोर्थ आएगा आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका अगला ऑपरेटर है कंपैरिजन के लिए, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिफ्थ वाला आएगा ऑपरेटर इक्वल टू, इक्वल टू, तो ये रहेगा डबल इक्वल टू। एंड द सिक्स वन इज नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये कौन है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स? यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इनको कैसे चेक करना है? देखो, ये यूज होता है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो इसका जो आंसर आता है वो बुलियन फॉर्मेट में आता है। बुलियन, अभी बुलियन मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। तो प्रोग्रामिंग में, मतलब सी प्रोग्रामिंग में, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, फिर से एक बार, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा मुझे आंसर? जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x अगर लेस देन है y से, तो आंसर आएगा 0, बिकॉज 5 जो है वो तो 2 से स्मॉल नहीं है। अगर हमने ऐसे लिखा x अगर ग्रेटर देन है y से, तो ये आएगा 1। ओके, अगर हमने ये लिखा x इक्वल टू 1 y, तो ये आएगा फिर से एक बार 0, बिकॉज y x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग है, तो ये 0 आएगा। अगर हमने ऐसे लिखा x नॉट इक्वल टू y, तो ये आएगा 1, बिकॉज 5 जो है वो नॉट इक्वल टू है 2 के साथ। जब ये सेम होगा तब ये 2 आना चाहिए था, बट अभी तो ये दोनों अलग है, 5 और 2, इसलिए 0 आ गया। ये दोनों अगर अलग है तो ये 2 आएगा। यस, वही है, अभी एक 5 है और एक 2 है, इसलिए 2 आ गया। ओके, सो सिमिलरली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमने 5 को इंक्लूड किया है, यहाँ पे हमने 5 को इंक्लूड किया है। ओके, सो इसलिए ये जो इक्वल टू यूज किया, इसका मतलब 5 को इंक्लूड करो, 5 को इंक्लूड करो, तो इसका आंसर आएगा 1, बिकॉज y का जो वैल्यू है वो 5 है। 5 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है ना 5 से, इसलिए 1 आ गया। x लेस देन और इक्वल टू एग्जाम्पल 2, सो इसका वैल्यू 2 है, 2 ये लेस नहीं है बट इक्वल तो है, इसलिए ये भी 2 आ गया। तो इस तरीके से आंसर हमें देता है 0 और 1 फॉर्मेट में। ओके, तो इसको हम लोग प्रोग्राम में भी ट्राई करके देख सकते हैं
Okay, let's start with the program then. Okay, so let's start the example for relational operator. Suppose x is equal to 5 and y is equal to 2. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे printf में आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली ये वैल्यूज को कि x ग्रेटर देन y परसेंट d करके चेक करेंगे ब्रैकेट में x ग्रेटर देन y. इससे आपको आंसर आना चाहिए 1. याद रखो बिकॉज 5 ये 2 से ग्रेटर है. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे printf x ये लेस देन है क्या y से. तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट d x लेस देन y. ओके, सिमिलरली ये आएगा आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो इससे क्या होगा, हमारा जो वैल्यू है x का और y का वो अभी अलग है. जैसे 5 ये ग्रेटर देन है y से, तो ऑब्वियसली ये ट्रू आने वाला है. अगर मैंने ऐसे बोला कि 5 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है क्या, तो इसमें हम अभी 5 को इंक्लूड कर रहे हैं. इस सिचुएशन में अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो ये आपको 0 देगा, क्योंकि 5 ये यहाँ का 5 ये 5 से ग्रेटर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा. तो ये आंसर 0 आएगा आपका. बट अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे y रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमें 1 आने वाला है. याद रखो बिकॉज 5 तो ये 2 से ग्रेटर है, तो ये 1 आएगा. 1 मतलब ट्रू. तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, सो इसका मतलब 5 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है 5 से, तो अभी ये 1 आ जाएगा. सेम थिंग इन द लेस देन आल्सो, कि यहाँ पे 5 ये लेस तो नहीं है बट इक्वल है, इसलिए ये भी आपको यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, तभी ये आंसर यहाँ पे 1 आने वाला है. और जो होता है एक इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं डबल इक्वल टू, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए. मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे सिंगल इक्वल टू यूज करते थे, बट प्रोग्रामिंग में जावा में सी प्लस प्लस में डबल इक्वल टू यूज करके हम लोग दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0. एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे x नॉट इक्वल टू y, तो इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर भी आएगा x जो है नॉट इक्वल है y से, मतलब 5 ये नॉट इक्वल है 2 से, तो इसका आंसर आने वाला है हमें 1. याद रखो 1 मतलब ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू है. ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिलहाल जस्ट ऑपरेटर को चेक किया है. ओके, सो दिस इज सिंपल ऑपरेटर्स. कौन से वाले, रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन ये आ गया आपका लेस देन वाला, लेस देन और इक्वल टू ये आएगा आपका इक्वल टू वाला, और लास्ट वाला आएगा नॉट इक्वल टू. रिमेंबर दिस. ओके, सो लेट्स चेक व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम हियर. ओके, सो ये हमारा कंपाइलर यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर. तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखो ये लाइन नंबर हमें बताता है बिफोर प्रिंटफ, लाइन नंबर 9 में. तो ये भी हमें सीखना होता है कि एरर को कैसे सॉल्व करना होता है. यहाँ पे गलती से 0 आ गया देखो, तो इसको कमेंट में लिखना भूल गए हम लोग. याद रखो, हाँ, रिमेंबर दिस. तो एरर सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोग्रामिंग. कंपाइल हो गया, रन करके देखो. ये देखो जो मैंने आपको बोला 1, ये क्या था आंसर, 5 लेस देन है क्या 2 से, नहीं है तो 0 आना चाहिए था. यस, ये आ गया 0. ये आ गया 5 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल है, इसलिए 1 आएगा. परफेक्ट. उसके बाद ये आएगा आपको जो है 5 लेस देन नहीं बट इक्वल है, तो इक्वल लिखना भूल गए, ये भी आएगा 1. ये भी सही है यहाँ पे. ठीक है, तो उसके बाद आएगा डबल इक्वल टू, जो कि दोनों नंबर सेम है क्या, नहीं है तो 0 ही आएगा. एंड लास्ट वन, दोनों नंबर अलग है क्या, तो ये आएगा आपका 1. दैट्स इट. तो दिस इज द वे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को. तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब हम लोग आगे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे जैसे कि इफ एल्स और लूप, उसके अंदर हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो आपको और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा. हम लोग ये टॉपिक जो सीख रहे हैं ना, ये अभी आगे यूज करने हैं, तो जैसे जैसे यूज करते जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, सो यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया. अभी मैं सिर्फ आपको ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे. तो रिलेशनल ऑपरेटर तो आ गए. चलो अभी हम लोग मूव करते हैं थर्ड वाले ऑपरेटर के पास, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर. तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, देखो ये आएगा पहले तो यहाँ पे लॉजिकल एंड आएगा, उसके बाद ये आएगा लॉजिकल और आएगा, और ये आएगा एक हमारे सामने लॉजिकल नॉट. तो ये जो ऑपरेटर होते हैं
अगर लाइक आपने अगर सीखा होगा 12 में या आप इंजीनियरिंग में अगर आप देख रहे हो, आपके पास अलग अलग गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो ये सेम वैसे ही काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने देखा दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो ये हमें यूज करना है जिस सिचुएशन में दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए। जैसे मैंने बोला, अगर रियल टाइम का एग्जांपल लेता हूँ, कहीं पे हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहला क्राइटेरिया है कि हमारा एज होना चाहिए अबव 18, और दूसरा क्राइटेरिया होगा एंड, कि आपके जो परसेंटेज होगी ग्रेजुएशन के, ओके, तो वो होने चाहिए अबव, एग्जाम्पल लो 90 सपोज। तो यहाँ पे योर प्रोफाइल इज वैलिड हियर। तो ये अलग एक कंडीशन हो गया और ये दूसरा कंडीशन हो गया। इन दोनों कंडीशन को चेक करने के लिए, और दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, उसके लिए मुझे एंड यूज करना है। पहले तो लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करना है, आप लोग ये नोट्स भी निकाल सकते हो कि व्हेनेवर वी हैव टू चेक मोर देन वन कंडीशंस इन अ प्रोग्राम, whenever we have to check more than one condition in a program, we can go for logical operator। अभी कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है, एंड कब यूज करेंगे, अगर सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ये वाला अगर पोर्शन रन होना चाहिए तो हमें एंड यूज करना है। अगर चलो ऐसा कंडीशन है और दे दिया, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ठीक है, इसको रन करवा दो आप। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर रन हो रहा है, अगर वैलिड है, तो इसको आप करवा दो, इसको प्रिंट, ठीक है। बट अगर एक भी ट्रू नहीं हो रहा है तो ये नहीं प्रिंट होगा, याद रखना। एंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। तो जैसे कि हम लोग आगे इफ के अंदर इसको लिखेंगे तो आपको ये क्लियर आइडिया आ जाएगा। इफ एक आगे का टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे इफ अगर ये कंडीशन एंड ये कंडीशन ट्रू होते हैं तो इसको प्रिंट करो, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दिस एंड दिस, सो यू इट मीन्स दैट कि आपको दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। आपका एज भी अबव 18 होना चाहिए एंड आपके परसेंटेज भी अबव 90 होने चाहिए। तो एंड मतलब दोनों क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। अगर और डाल दिया, एक भी क्राइटेरिया मैच होता है तो वहां पे हमारा काम हो जाएगा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो फिर से एक बार एग्जांपल में हम लोग और भी डिटेल में इसको देखेंगे। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड आता है, और आता है, और एक आता है नॉट। अब ये नॉट क्या करता है, नॉट मतलब निगेशन। इसका मतलब होता है 0 को 1 करेगा, 1 को 0 करेगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आप लोगों को और भी क्लियर आइडिया आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर में हमें क्या करना है, इंटीजर मेन, देखो इसमें आएगा एक x और एक आएगा y, चलो ठीक है। सो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जैसे कि 1 या 10 और -10 ये सारे ट्रू होते हैं, याद रखना। एक्सेप्ट 0 सारे वैल्यू ट्रू होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको याद रखो थोड़ी देर। अगर इसका वैल्यू मेरे पास है जैसे कि 1 और y का भी वैल्यू मैंने ले लिया है 1, तो अभी क्या होता है, प्रिंटफ के अंदर जाएंगे x एंड y, परसेंट d आएगा x एंड y। तो देखो ये मतलब ट्रू, ये मतलब भी ट्रू, दोनों ट्रू है, तो ये इसका आंसर ऑब्वियसली 1 ही आने वाला है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू है, याद रखना इसको, ठीक है। तो मैं इधर नीचे वैल्यू चेंज करता हूँ, y का वैल्यू 0 करके चेक करते हैं। अभी एक बार इसी को चेक करते हैं विथ एंड ओनली x एंड y, बट दिस टाइम आपके y का वैल्यू है 0, तो इसका आंसर आना चाहिए 0। एक बार रन करके चेक कर लेंगे, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, और ये आएगा, ये देखो 1 और 0, ये आ गया 1 क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे एंड में क्या हुआ, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स आएगा क्योंकि एंड का रूल क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 मतलब ट्रू, याद रखना, 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। इसी एग्जाम्पल को और के साथ चेक करते। और अभी और तो मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में, और क्या बोलता है कि दोनों में से एक तो कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी तो x आपका ट्रू है ना, ओके, और y आपका 0 है, तो इसका आंसर आएगा आपको 1 आएगा, याद रखना इसको। इसका आंसर आपके पास आएगा 1। चेक करके देखेंगे, ये देखो ये आ गया 1 क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आगे और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे इससे रिलेटेड।
तो अगर मैंने दोनों को अगर ज़ीरो कर दिया, जैसे कि x को भी मैंने ज़ीरो कर दिया, तो क्या होता है देख लेते एक बार। दोनों ज़ीरो है और में, तो क्या आना चाहिए आउटपुट, देखो ज़ीरो आएगा। चेक करेंगे एक बार, इसको कंपाइल करके रन करके चेक करो, ये देखो ये तो आ गया ज़ीरो, बिकॉज दोनों कंडीशन आपके फॉल्स है। यहाँ पे एक कंडीशन आपका ट्रू है, यहाँ पे आपका एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो एंड है यहाँ पे, एंड का मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए थे। यहाँ पे दोनों ट्रू है इसलिए 1, एक ट्रू एक फॉल्स एंड है 0, और में एक ट्रू एक फॉल्स बट एक ट्रू है एटलीस्ट तो भी चलेगा, ट्रू आएगा, और में दोनों 0 है तो 0 ही आएगा, मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो इस तरीके से आप एंड को और को यूज कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट। जैसे मैंने z ले लिया, z का वैल्यू चलो 10 लेते हैं, प्रिंट एफ नॉट z, इससे क्या होगा %d से चेक करके देखेंगे नॉट z, तो इसका आंसर आएगा 0। देखो एक बार कोड को कंपाइल कर दो, लॉजिकल ऑपरेटर, ओके एंड चेक द आउटपुट। ये देखो z आ गया आपका, नॉट हो गए 0, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी नॉन जीरो वैल्यू जो होती है उसको अगर नॉट लगा देंगे तो वो आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास सपोज इस z का वैल्यू अभी 0, याद रखो, इसको फिर से एक बार मैं नॉट कनेक्ट करता हूँ, सेम z को मैं और एक बार नॉट दे के आपके सामने प्रिंट करके देता हूँ। यहाँ पे z का वैल्यू 10 है बट अभी आपके z का वैल्यू 0 है, याद रखना। तो चेक द आउटपुट नाउ, इसका आउटपुट क्या आएगा देखो एक बार, ये देखो ये आपका यहाँ पे जो z है, ये वाला z जो था जो कि 10 है उसको आपने नॉट दे दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर से एक बार इसी z को मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में डाल के आपको चेक करवाता हूँ, और यू कैन प्रिंट ऑल्सो, प्रिंट एफ z इज %d, z, एक बार चेक कर लो क्या आता है। सो इससे क्लियर हो जाएगा आउटपुट आपका। कंपाइल, ये देखो ये z जो है, ओके ये हाँ ये जो z है ये एक्चुअली हमने असाइन नहीं किया, ये भी एक टॉपिक यहाँ पे आपको बताना है। ये जो z है यहाँ पे मैंने 10 दिया है ना, ये इधर जो प्रिंट हो रहा है आपके सामने 0 आ रहा है, आपके सामने 0 आ रहा है, बट एक्चुअल z आपका एज इट इज 10 है। तो इसको किस तरीके से करना चाहिए था, a इक्वल टू नॉट z अगर करते हम लोग तो इस z के अंदर जो 10 वैल्यू है वो आपको a के अंदर 0 मिलता। तो a डिक्लेयर कर लो पहले, यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ मैं a और b, जो कि अभी हमें लगेंगे आगे। ये देखो इसको एक बार ठीक से, ये जो 10 है इसको नॉट दिया तो a का वैल्यू आना चाहिए आपका 0। चेक द आउटपुट नाउ, प्रिंट एफ a इज %d, a, इसका वैल्यू आना चाहिए आपके पास 0, याद रखो a आना चाहिए 0, ठीक है। चेक द आउटपुट, ओके तो इसका आउटपुट आ गया a का 0, क्योंकि जो हमने 10 था 10 को नॉट दे दिया तो ये a में 0 चला गया, बट आपका z यहाँ पे एज इट इज है, याद रखो आपका z जो है वो यहाँ पे एज इट इज है, ओके रिमेंबर दिस। अभी हम क्या करेंगे, इस a को अगर हमने नॉट लगा दिया, a को लेट्स सी, इस a को अगर हमने नॉट दे दिया तो ये जो है ये 1 बन जाएगा। अभी तो यहाँ पे नहीं लेते, इसको नई लाइन पे लेते, इसको फिलहाल यहाँ पे रहने दो 0 एंड चेक दिस a अगेन हियर, इस a को हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। तो याद रखो आपके a का वैल्यू 0 है फिलहाल, तो ये आना चाहिए 1, यहाँ पे ये आना चाहिए आपके पास 1। इसको निकाल देता हूँ मैं अभी फिलहाल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कंपाइल दिस a.exe, ये देखो ये हो गया 1, आपका a का वैल्यू 1 आ गया। तो 0 का 1, 1 का 0, याद रखो इवन 10 भी होगा तो 10 का भी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे z 10 था, 10 का ये 0 हो गया, याद रखना। बट 0 से फिर से 10 नहीं होगा, 0 से 1 ही होगा, रिमेंबर दिस। तो ये हो गया आपके लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये हम लोग प्रोग्राम में अभी यूज करने वाले आगे। सो अगेन यू विल गेट क्लियर आइडिया कि जहाँ पे हमें किसी वैल्यू को अंटिल 0 नहीं होता है तब तक हम लोग इसको यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 ऐसे भी यूज करेंगे हम इसको।
ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको यहाँ तक 3 ऑपरेटर बता दिए हैं। पहला था आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सेकंड था आपका रिलेशनल ऑपरेटर और थर्ड आ गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करेगा, याद रखो, जब भी आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना है तो आपको यूज करना है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें 3 टाइप है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एंड मतलब सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए तभी आप इसको यूज करोगे। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रहा है, मल्टीपल कंडीशन में से आपका काम हो रहा है तो और यूज करो। नॉट मतलब निगेशन। तो ये आपके यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर अभी हमें देखना है, ओके, उसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेट्स स्टार्ट विद द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स स्टार्ट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस। तो अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अगर सपोज मेरे पास x का वैल्यू है 5 और मुझे मैथमेटिक में x का वैल्यू x इज प्लस 1 ऐसे इंक्रीमेंट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 1, तो इसका आंसर हमें आने वाला है 6। ओके, याद रखो इसका हमें आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, इसी काम को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसी काम को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या जावा में, जैसे कि एक्स प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस क्या करता है, इस x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवाता है। ठीक है, इस x की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करवा देगा। जैसे अगर x का वैल्यू 5 था तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू होने वाला है 6। ओके, तो अगर आप ऐसे एग्जांपल लेते हो, y इज इक्वल टू, मेरे पास अगर वैल्यू है 6 और इसके साथ भी हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस प्लस y, तो यहाँ पे भी आपके y का वैल्यू हो जाएगा 6। तो अभी इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है प्लस प्लस आप वेरिएबल के आगे लिखो, या दूसरा होता है प्लस प्लस आप वेरिएबल से पहले लिखो। तो इस वाले कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और ये वाले कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये होता है आपका प्री इंक्रीमेंट। तो देखो थे अभी इसका डिफरेंस क्या है पोस्ट और प्री का। पहले तो एक क्लियर रखो कि पोस्ट हो या प्री हो, आपके वेरिएबल का वैल्यू 1 से तो इंक्रीमेंट होने वाला है, सिर्फ यही है कि कब होने वाला है। जैसे हम सिंपल टर्म में देखते हैं, रियल टाइम में हमारे पास प्रीपेड मोबाइल होता है जिसमें हमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है, बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। और पोस्टपेड में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको यूज करते हैं जो भी ओरिजिनल उसका वैल्यू होगा और बाद में इसको हम लोग इंक्रीमेंट करने वाले होते हैं। याद रखो, तो इसको एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास x का वैल्यू है 2, 3 और y का वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैंने बोला 3 ही, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस प्लस y। इससे क्या होता है, z इज इक्वल टू, ये 3 है तो 3 रखो, अभी चेंज मत करो इसको। अभी तो मैंने आपको बोला है x की वैल्यू 1 से बढ़ने वाली है, बट अभी नहीं, बट ये प्लस प्लस पहले लिखा है तो इसकी वैल्यू को पहले 4 कर दो। याद रखो प्लस प्लस बाद में होगा तो इक्वेशन को सॉल्व मत करो, ये जो x है आपका इसको पहले वैसे ही रखो और प्लस प्लस पहले है तो आपकी y की जो वैल्यू थी उसको पहले इंक्रीमेंट करो। इससे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 7। इससे आपका आंसर अभी आ जाएगा 7 और इक्वेशन सॉल्व होने के बाद, इक्वेशन ये सॉल्व होने के बाद, ठीक है, ये जो x आपका जो 3 था ये बाद में हो जाएगा 4 और y जो आपका पहले 3 था वो ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो इसको अभी बाद में कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ही रखना है। तो ये पहले ही इंक्रीमेंट हो जाता है और इक्वेशन में पार्टिसिपेट करता है और ये बाद में इक्वेशन खत्म होने के बाद ये इंक्रीमेंट होने वाला होता है। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। याद रखो, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट द वैल्यू आफ्टर द सॉल्विंग द इक्वेशन। प्री का मतलब होता है इंक्रीमेंट द वैल्यू बिफोर यू सॉल्व द इक्वेशन। तो आई होप यहाँ तक ये सिंपल तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस प्लस बाद में, प्लस प्लस पहले और सिंपल प्लस प्लस क्या करता है। तो एज आई सेड, प्लस प्लस कहीं पे भी लिखो, आगे लिखो वेरिएबल के या पहले लिखो या बाद में लिखो, तो इससे आपके वेरिएबल का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होने वाला है। तो अगर हम लोग इसको बाद में लिखते तो इक्वेशन में वो ओरिजिनल वैल्यू को ही रखेगा जो उसको हमने दिया था, बट अगर पहले लिखते तो ओरिजिनल में 1 ऐड करके उसको यूज करेगा
और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये जो पोस्ट वाला है ये अपना वैल्यू चेंज करेगा। तो इस तरीके से हम लोग प्री और पोस्ट को यूज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको। जैसे मेरे पास a है जो कि 5 है, b है वो भी 5 है, तो यहाँ पे x आएगा। अभी मैंने लिखा प्लस प्लस a प्लस b प्लस प्लस। अभी इससे क्या होगा, प्लस प्लस हमने तो पहले लिखा तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस प्लस बाद में है तो b को एज इट इज रखो फिलहाल तो 5। अभी आंसर निकाल लो इसका, 6 प्लस 5 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि प्लस प्लस आपका पहले है तो ये 6 हो गया, प्लस प्लस बाद में है तो इसको एज इट इज रखा। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आपका जो a है वो ऑलरेडी 6 हो चुका है यहाँ पे, और b है जो आपका इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद 6 होने वाला है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द इक्वेशन इन दोनों का वैल्यू स्टार्टिंग में जो था दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा है, सिर्फ इक्वेशन के अंदर ये पहले होगा और इक्वेशन में ये ओरिजिनल वैल्यू को यूज करेगा। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये भी खुद के लिए चेंज होगा। तो ये आ गया आपका आंसर, x का 11, a का और b का। तो इस तरीके से आप प्लस प्लस को समझ सकते हो प्री या पोस्ट। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे आपके सामने, जैसे मेरे पास x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है, एक बार लिखता हूं मैं फिर से 5। अगर मैंने a इक्वल टू x माइनस माइनस यूज किया प्लस माइनस माइनस y यूज किया तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीमेंट। ये होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ये आएगा प्री डिक्रीमेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, x जो है फिर से एज इट इज रखो, सेम रूल जो हम लोगों ने प्लस प्लस पोस्ट में और प्री में किया था। यहाँ पे आएगा माइनस माइनस पहले, तो ये पहले माइनस कर दो 1 से, प्लस प्लस होगा तो 1 से इंक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस होगा तो 1 से डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 9। इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसके बाद x का वैल्यू जो पहले 5 था, इक्वेशन में 5 यूज हुआ, आफ्टर द इक्वेशन ये हो जाएगा 4। और y का वैल्यू जो इक्वेशन के पहले 5 था बट प्री की वजह से यहाँ पे 4 हो गया, तो ये इसका मतलब ये ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो चुका है। तो इंपॉर्टेंट यहीं पे होता है इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन के अंदर अगर माइनस माइनस लिखा है तो उसको पहले डिक्रीमेंट करके यूज करो, और अगर इक्वेशन के अंदर प्लस प्लस बाद में आएगा तो इसको बाद में ही हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। याद रखो, जो आपका ऑपरेटर होगा प्री होगा तो पहले, पोस्ट होगा तो इक्वेशन के बाद में। तो इसीलिए बाद में ये 4 हुआ और ये इक्वेशन के पहले ही 4 हो चुका माइनस माइनस की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल रिलेटेड टू द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो समरी में बताता हूं, एक होता है प्लस प्लस एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि आपको यहाँ पे x माइनस माइनस के थ्रू हम लोग कह सकते हैं। ये हुआ पोस्ट, एक्चुअली इंक्रीमेंट तो प्लस प्लस लिखेंगे। ओके, वैसे ही हमारे पास रहेगा प्री डिक्रीमेंट, जो कि हम लोग बोल सकते हैं माइनस माइनस एक्स, और इस साइड में हम लिखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस माइनस। सो प्री मतलब पहले, इक्वेशन सॉल्व करने के पहले, पोस्ट मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। सेम फॉर द माइनस आल्सो। तो देयर आर ओनली 2 ऑपरेटर्स हियर इन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक होता है आपका प्लस प्लस और एक होता है आपका माइनस माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो ये सिंपल एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो और अगर कुछ एग्जांपल के साथ इसको देखना है तो देखते हैं हम इसे। देखो, जैसे हम लोग एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू मेरे पास 3 है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कैलकुलेट करके फिर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको कैलकुलेट करता हूँ। x इक्वल टू a प्लस 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 b, इक्वेशन आप देख लो एक बार, और c प्लस प्लस। तो अभी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। पहले जस्ट पॉज दिस एंड सॉल्व दिस एंड कंपेयर द वैल्यू विथ माय इक्वेशन। सो आई विल कंटिन्यू नाउ। तो यहाँ पे 4 प्लस 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 3
प्लस b का वैल्यू क्या है, सॉरी ये तो 5 है, और c का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 प्लस प्लस। तो याद रखो मैंने वैल्यू को लिखा है तो प्लस प्लस बाद में, तो इसको एज इट इज रखो। मैं धीरे धीरे आपको एक एक वैल्यू बताता हूँ, अभी इसको मैंने चेंज नहीं किया, पोस्ट है तो ये पहले लिखा है प्लस प्लस, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ जो कि पहले 5 था, और ये जो प्लस है ये भी बाद में ही होने वाला है प्लस प्लस, तो 3 लिख दो। इससे आंसर आ जाएगा 10 प्लस 3, ये आएगा 13। इसका मतलब मुझे x का वैल्यू मिल गया 13, क्योंकि ये पोस्ट था तो मैंने नहीं चेंज किया, ये भी पोस्ट था तो नहीं चेंज किया, ये प्री था तो मैंने चेंज कर दिया। अभी इक्वेशन खत्म हो गया, तो अभी a का वैल्यू क्या आएगा, ये तो मेरा पोस्ट था, तो इक्वेशन के बाद a आपका हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा 5। उसके बाद b जो है वो आपका ऑलरेडी चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ प्री, वो तो 6 हो गया। एंड जो है c जो है वो आपका बाद में चेंज होने वाला है इक्वेशन के बाद, इसलिए अभी यहाँ पे ये आएगा 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको आप आपके आंसर के साथ कंपेयर करके चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस इसको कैसे यूज करना चाहिए। तो एक और इक्वेशन देता हूँ जिसको आप सॉल्व करके कमेंट में लिखोगे, जैसे कि मैंने बोला a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 2। इसको आपको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस a प्लस b माइनस माइनस एंड प्लस c माइनस माइनस, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, सो आई विल शेयर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इक्वेशन। तो ये रहा आपका बेसिक अबाउट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फिर से हम एग्जांपल के साथ इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो चुका, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे नेक्स्ट ऑपरेटर के पास, जो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखिए कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट ऑपरेटर। ये हमारा फिफ्थ ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो ऐसा ये ऑपरेटर है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ये ऑपरेटर है। तो ये कैसे काम करेगा देखते हैं हम। पहले तो x इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू x अगर ग्रेटर देन है y से, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम लिखेंगे x कोलन y। इसका मतलब क्या होता है देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 5 जो है वो ग्रेटर देन है क्या 2 से, तो यहाँ पे आएगा 5 कोलन 2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हियर। तो इसका मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू है, तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी के एग्जाम्पल में 5 ये 2 से ग्रेटर है, इसलिए x का जो वैल्यू है वो आपको z में असाइन होगा, और z का आंसर जो आएगा वो आएगा 5। बिकॉज एज आई सेड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आपको सॉल्व करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको y को सॉल्व करना है। तो 5 ये 2 से ग्रेटर है, इसलिए 5 का आंसर आएगा आपका z के अंदर, तो z इज 5। अगर यहाँ पे मैंने y को अगर 20 किया होता तो 5 ये 20 से ग्रेटर नहीं है, तो y का आंसर जो होगा 5 ये 20 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँ, जैसे मैं भी 20 लिखा, तो 20 इज द रिजल्ट फॉर द z। इस सिचुएशन में आएगा 20 इज द रिजल्ट। तो इसको और एक बार फिर से समझते हम लोग, ओके, थोड़ा ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो आपको और क्लियर आइडिया आएगा इसका। तो देखो यहाँ पे ये कोड है हमारे सामने। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला इस कोड में यहाँ पे अगर ये कंडीशन जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो इस x की वैल्यू जो होगी वो आएगी आपके z के पास। बट अभी तो 5 ये 20 से ग्रेटर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो आपके पास ये y की वैल्यू जो है वो आएगी आपके z के पास। तो अभी जो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये जो 20 आंसर आएगा ये जाएगा आपके z के अंदर। अगर दूसरे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे कि x का वैल्यू मैंने लिखा है 10 और y का वैल्यू मेरे पास है जैसे 5, तो लेट्स सी c इज इक्वल टू x ग्रेटर दैन y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ
x कोलन y। तो ये कंडीशन ट्रू है अभी, हाँ, बिकॉज 10 इज ग्रेटर देन 5, तो x का वैल्यू आएगा c के अंदर। तो c आपका हो गया 10, रिमेंबर दिस, c आपका हो गया 10। ओके, तो इसका आंसर आएगा 10, क्योंकि ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन आपका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसलिए ये जो पहला वेरिएबल है उसका वैल्यू आपको c को देना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये दूसरा वेरिएबल आपको c में देना होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट कंडीशनल ऑपरेटर। और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो और कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने अगर लिखा यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो मेरे पास 10 है और b का जो वैल्यू है वो भी मेरे पास 10 ही है, तो c जो होगा वो यहाँ पे कैसे काम करेगा। अगर हमने लिखा a, यहाँ पे अगर हमने लिखा होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है c इज इक्वल टू a नॉट इक्वल टू a, तो ये कंडीशन आपके पास a नॉट इक्वल टू b, ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 कोलन 6। तो आप सोचोगे 5 और 6 क्यों, ये कुछ भी वैल्यू हम लिख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे। ये जो कंडीशन है 10 नॉट इक्वल टू 10, तो एक्चुअली 10 तो इक्वल होता है 10 के साथ, हमने तो नॉट बोला, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऑब्वियसली फिर सेकेंड वैल्यू इस कोलन के आगे जो लिखा है वो आपका आएगा c के अंदर, तो c का जो आंसर आएगा वो आएगा 6, c का जो आंसर आएगा वो 6, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुका। वैसी और एक कंडीशन देखते, x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी लिखेंगे c इज इक्वल टू x इक्वल टू y क्वेश्चन मार्क x कोलन y। अभी क्या आएगा आउटपुट, एक बार चेक करो एक बार इसको, तो 10 इक्वल टू 10, ये तो ट्रू हुआ, तो x का वैल्यू जो 10 है वो आएगा c के अंदर, तो फाइनली हमारा c हो गया 10। तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वैल्यू हमारा रिजल्ट में आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ये सेकेंड वाला वैल्यू जो है वो रिजल्ट के अंदर आने वाला है, याद रखो ये। ठीक है, ये अगर ट्रू होगा, बट अभी तो ये फॉल्स हो रहा है फिलहाल, क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 10 ये तो फॉल्स हुआ, तो 6 आएगा आपका यहाँ पे। इस सिचुएशन में 10 इक्वल टू 10 ये तो ट्रू हो गया, तो इसलिए आपका x का वैल्यू आने वाला है c के अंदर, इसलिए c यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 आ रहा है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ एंड यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे ये ऑपरेटर होता है। तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे, जो जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में देने वाला हूँ। तो जैसे आपके पास x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू आपके पास है 20 और c का आंसर आपके पास है, वैल्यू है आपके पास 15। तो आपको इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपको z के अंदर ऐड करना है। डूइंग सम कैलकुलेशन, इस ऑपरेटर को इस तरीके से यूज करो। ओके, तो आपको जो ग्रेटर वैल्यू है इन तीनों में वो आपको z के अंदर आना चाहिए। याद रखना, इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वो आपको z के अंदर आना चाहिए। आपको यहाँ पे इफ एल्स यूज नहीं करना है, याद रखना, यू डोंट हैव टू यूज इफ एल्स, जो हमने अभी नहीं सीखा है तो उसको यूज भी नहीं करना है। यूजिंग द कंडीशनल ऑपरेटर, यूजिंग दिस ऑपरेटर, आपको इन तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको यहाँ पे लेके आना है। तो देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है और कमेंट में इसका आंसर शेयर करता है। तो मैं आपको इसका वीडियो के साथ आंसर देने वाला हूँ, तो लेट मी चेक कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑपरेटर देख लिए, एक छोटा सा रिकैप करके देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर को देखा था, ओके, उसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर को देखा है, इसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर को देखा है, इसके बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी देखा, और इसी के साथ हमने यहाँ पे अभी कंडीशनल ऑपरेटर को सीखा, कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये अभी तक 5 ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे ऑपरेटर्स जो है ये हम लोग एग्जाम्पल के साथ और भी डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। ओके, तो अभी नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे सामने आ जाएगा जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद जो ऑपरेटर हमारे सामने आएगा उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, इसका काम होता है असाइनमेंट करना। जैसे a इक्वल टू 10,
तो 10 इस वैल्यू को आप ए के अंदर असाइन कर दो। 10 इस वैल्यू को आपको ए के अंदर क्या करना है, असाइन करना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी ऑपरेटर कैसे वर्क होता है, उसका एक प्रेसिडेंस होता है। जैसे कि ये जो ऑपरेटर रहेगा ये राइट से लेफ्ट में काम करेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल के साथ आगे। फिलहाल याद रखो 10 को हमने ए के अंदर असाइन कर दिया। तो अगर मैंने आपको बोला मुझे चलो अभी ए का वैल्यू जो है वो 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो आप सिंपल ऐसे लिखोगे ओके। तो फिर आपको यहाँ पे लिखोगे 10 + 2, तो ये आपको आंसर आ जाएगा 12। तो हमने लिखा है 10 + 2, तो आपको इसका आंसर आ गया 10 + 2 मतलब 12। इसी चीज़ को अगर हम लोग शॉर्टकट से लिख पाए, जैसे कि एक शॉर्टकट के साथ लिखेंगे, इसी को हम लोग देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। a + = 2, तो ये काम जो कर रहा है यहाँ पे जो हो रहा है वही चीज़ को हम लोगों ने शॉर्टकट में लिख दिया। तो इस लाइन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है a = a + 2। +2 का मतलब है a के अंदर आप 2 को प्लस कर दो। तो वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। a = a + 2 याद रखो, ठीक है, रिमेंबर दिस। इस वाले इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली a - 2, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, a = a - 2। इसके बाद आएगा a × 2, इसको हमें लिखना है a = a × 2, एंड इसके बाद हम लिखेंगे a / 2, तो ये आएगा a / 2। तो इसी को और एक वर्ड है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू 2 से या 3 से इंक्रीमेंट करना है, तो मैथमेटिक में हम लोग इस तरीके से लिखते थे, इसी को हम प्रोग्रामिंग में शॉर्टकट में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इक्वेशन इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और इन चीज़ों को बोला जाएगा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। += -= मल्टीप्लिकेशन = एंड डिवीजन = शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये ऑपरेटर सारे समझ में आ गए। तो अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे जैसे आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारे ऑपरेटर आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। So I hope you like this video of the operator. So thank you very much for watching this. Please like and subscribe this video. Okay, we'll see you in the next lecture. और भी कुछ एडवांस ऑपरेटर के साथ लाइक बिटवाइज ऑपरेटर, और उसके बाद हमारे सीरीज में आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच।